कर्म ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज की क्लास में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी, सामाजिक समूह ये समाजशास्त्र का एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है और इससे जुड़े सवाल तो अक्सर परीक्षा में आते ही हैं। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी टॉपिक के वर्गीकरण को मतलब इसके डिफरेंट टाइप्स को विस्तार से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्गीकरण आता है संबंधों की गहराई के आधार पर। अच्छा, मतलब रिश्ते कितने गहरे हैं इस बेसिस पर। ये किसने दिया था? ये वर्गीकरण दिया था चार्ल्स कूले ने। सामाजिक समूहों पर सबसे पहले और सबसे व्यवस्थित तरीके से सोचने वालों में से एक थे वो। और उन्होंने अपनी ये बातें किसी किताब में लिखी होंगी। परीक्षा के लिहाज से किताबों के नाम बहुत जरूरी होते हैं। हाँ बिल्कुल। उनकी किताब का नाम है द सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। इसी किताब में उन्होंने अपनी अवधारणा दी थी। कूले का एक कथन भी बहुत प्रसिद्ध है। प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की पोशिका नर्सरी हैं। जी, ये लाइन बहुत गहरी है। इसका क्या मतलब है, पोशिका या नर्सरी? देखिए, जैसे एक नर्सरी में पौधे को सींचा जाता है, उसे बड़ा किया जाता है, ठीक वैसे ही प्राथमिक समूह हमारे सामाजिक स्वभाव को पालते पोसते हैं। हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारा पड़ोस, यही तो हमारा व्यक्तित्व बनता है। पोशिका का मतलब है पोषण करने वाली। सही बात है। तो कूले ने कितने तरह के समूह बताए? उन्होंने मुख्य रूप से 2 प्रकार बताए। पहला है प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह। इनमें संबंध घनिष्ठ होते हैं। घनिष्ठ मतलब बहुत करीबी, पर्सनल, आमने सामने के रिश्ते। इनमें भावनाएं होती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए? सबसे अच्छे उदाहरण है परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली या खेल समूह, मतलब हमारे बचपन के दोस्त। इनसे हमारा जुड़ाव बहुत व्यक्तिगत होता है। और दूसरा प्रकार? दूसरा है अन्य समूह। कूले ने इन्हें यही नाम दिया था। अन्य समूह। हाँ, ये वो समूह हैं जहां रिश्ते कम घनिष्ठ होते हैं, उतने गहरे या व्यक्तिगत नहीं होते। अच्छा, तो द्वितीयक समूह शब्द कूले ने नहीं दिया था? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कूले ने सिर्फ प्राथमिक और अन्य समूह कहा था। बाद में दूसरे समाजशास्त्रियों जैसे कि बेयरस्टीड, डेविस और हीमंस, उन्होंने इन अन्य समूहों को द्वितीयक समूह का नाम दिया। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो ये तो हुआ कूले का वर्गीकरण। अब प्राथमिक समूह के बारे में कुछ और विस्तार से बात करते हैं। मकाइवर और पेज ने भी इसके कुछ उदाहरण दिए हैं। जी, मकाइवर और पेज ने कुछ और उदाहरण दिए, जैसे गपशप समूह, दोस्तों का गपशप वाला ग्रुप। हाँ, या फिर छात्र समूह, हित समूह और साझेदारी समूह, मतलब एक पार्टनरशिप फर्म। ये भी प्राथमिक हो सकते हैं अगर संबंध करीबी हों। अब वापस कूले पर आते हैं। उनकी परिभाषा क्या थी प्राथमिक समूह की? कूले के अनुसार प्राथमिक समूह वे समूह हैं जिनमें संबंध घनिष्ठ तथा आमने सामने के होते हैं। ये तो पहला पॉइंट हो गया। हाँ, और फिर वो कहते हैं कि ये प्राथमिक इसलिए होते हैं क्योंकि ये व्यक्ति के स्वभाव, चरित्र तथा आदर्शों के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अच्छा, मतलब क्योंकि ये हमारी बुनियाद रखते हैं इसलिए प्राथमिक यानी पहले हैं। एकदम सही। इस परिभाषा में 3 बातें हैं: घनिष्ठ संबंध, आमने सामने का संपर्क और स्वभाव निर्माण में सबसे अहम भूमिका। ये तीनों याद रखने हैं। ठीक है। अब डेविस ने प्राथमिक समूह की कुछ विशेषताओं की बात की जी, है। डेविस ने विशेषताओं को 2 हिस्सों में बांटा है, बाहरी और आंतरिक। पहले बाहरी विशेषताएं देखते हैं। पहली है लघु समूह। इसका मतलब है कि इनका आकार छोटा होता है, जैसे परिवार जिसमें कुछ ही सदस्य होते हैं। दूसरी, शारीरिक या भौतिक निकटता। सदस्य एक दूसरे के करीब रहते हैं, फिजिकली क्लोज होते हैं। तीसरी विशेषता, संबंध अधिक लंबी अवधि के, मतलब ये रिश्ते लंबे समय तक चलते हैं, जैसे बचपन की दोस्ती या परिवार के रिश्ते। और चौथी, सार्वभौमिकता। तो ये तो हो गई बाहरी विशेषताएं। अब आंतरिक विशेषताओं पर आते हैं। पहली आंतरिक विशेषता है समान उद्देश्य। सदस्यों के लक्ष्य और उद्देश्य एक जैसे होते हैं। दूसरी है संबंध व्यक्तिगत। मतलब रिश्ते पर्सनल होते हैं। हम व्यक्ति को उसके पद से नहीं बल्कि उसे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। मेरे लिए मेरा दोस्त सिर्फ दोस्त है, वो किसी कंपनी का मैनेजर है, इससे फर्क नहीं पड़ता। सही है। अगली विशेषता, संबंध स्वतः होते हैं। इसका मतलब है कि ये रिश्ते अपने आप बनते हैं, सोच समझकर बनाए नहीं जाते। दोस्ती हो जाती है कि नहीं जाती। वाह। और अगला पॉइंट है, संबंध संपूर्ण होते हैं। मतलब ये रिश्ते जीवन के किसी एक पहलू से नहीं
बल्कि हमारे पूरे जीवन से जुड़े होते हैं। और आखिरी आंतरिक विशेषता संबंध साध्य स्वरूप होते हैं। इसका मतलब है कि ये रिश्ते खुद में एक लक्ष्य होते हैं, किसी और लक्ष्य को पाने का साधन या जरिया नहीं। हम दोस्त इसलिए नहीं बनाते कि उससे कोई काम निकलवाना है। दोस्ती अपने आप में एक मंजिल है। बहुत अच्छे से समझाया आपने। तो ये तो हुई प्राथमिक समूह की पूरी बात। अब आते हैं द्वितीयक समूह पर। जी, द्वितीयक समूह। इसकी एक बहुत ही मजेदार परिभाषा बीरस्टीड ने दी है। क्या? वो कहते हैं द्वितीयक समूह वे हैं जो प्राथमिक नहीं है। ये तो बहुत ही सरल है। जो प्राथमिक नहीं वो द्वितीयक। बिल्कुल। और अकबर्न एवं निम्कोफ ने कहा है कि वे समूह जिनमें संबंध औपचारिक एवं आकस्मिक होते हैं। औपचारिक मतलब फॉर्मल, जहाँ नियम कायदे हों, और आकस्मिक मतलब कैजुअल, एकदम, जो बहुत गहरे ना हो। इसके उदाहरण क्या होंगे? इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। स्कूल, कॉलेज, छात्र समूह, शिक्षक समूह, किसान संघ, समिति, मजदूर संघ, हॉस्पिटल, चर्च, नौकरशाही। व्यापारिक समूह, राज्य, राष्ट्र, ये सब भी? जी हाँ, ये सब आधुनिक और बड़े समाजों के उदाहरण हैं, जहां हमारे रिश्ते व्यक्तिगत ना होकर काम पर आधारित होते हैं। अब इसकी विशेषताओं पर आते हैं। ये काफी सारी हैं। हाँ, एक एक करके समझते हैं। पहली, बड़ा आकार। इनकी सदस्य संख्या बहुत ज्यादा होती है। दूसरी, शारीरिक निकटता अनिवार्य नहीं, मतलब सदस्य दूर दूर रह सकते हैं। जी, जैसे एक बड़ी कंपनी के कर्मचारी जो अलग अलग शहरों में हैं। तीसरी, संबंध कम अवधि के, मतलब रिश्ते अक्सर काम पूरा होने तक ही रहते हैं। प्रोजेक्ट खत्म, रिश्ता खत्म। चौथी विशेषता, संबंध कम घनिष्ठ, अव्यक्तिगत तथा औपचारिक होते हैं। इम्पर्सनल और फॉर्मल, यह काम से मतलब होता है, व्यक्ति से नहीं। पांचवी, संबंध जीवन के किसी खास पक्ष से होता है। जैसे ऑफिस में सिर्फ काम की बात, घर की नहीं। छठी, संबंध जानबूझकर निर्मित किए जाते हैं। ये समूह सोच समझकर किसी लक्ष्य के लिए बनाए जाते हैं, अपने आप नहीं बनते। सातवीं, संबंध लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु साधन स्वरूप होते हैं। मतलब रिश्ते लक्ष्य को पाने का एक जरिया होते हैं, मंजिल नहीं। आठवीं, संबंध स्वार्थ पर आधारित होते हैं। यहाँ व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता दी जाती है। नवीं विशेषता, संबंध अस्थायी प्रकृति के होते हैं, टेम्पररी होते हैं। 10वीं, संबंध छुओ और जाओ प्रकृति के होते हैं, टच एंड गो। ये बहुत दिलचस्प है, मतलब बहुत कम समय के और सतही रिश्ते। 11वीं, योग्यता को महत्व देते हैं। सदस्यता के लिए क्वालिफिकेशन या योग्यता जरूरी होती है। 12वीं, अर्जित परिस्थिति को महत्व देते हैं। व्यक्ति ने जो पद हासिल किया है उसे महत्व दिया जाता है, ना कि इस बात को कि वो कौन है। और 13वीं, आधुनिक जटिल समाज की विशेषता है। ये समूह आज के कॉम्प्लेक्स समाज में ज्यादा पाए जाते हैं। और आखिरी, संस्तरण मूलक संरचना पर आधारित संबंध। इसका मतलब है कि इनमें एक पद सोपान या हायरार्की होती है, जैसे बॉस, मैनेजर, कर्मचारी। अब एक दूसरे तरह के वर्गीकरण पर चलते हैं। जी, अब हम बात करेंगे आकांक्षा के आधार पर वर्गीकरण की। आकांक्षा मतलब हमारी इच्छा कि हम क्या बनना चाहते हैं। ये अवधारणा किसने दी? यह वर्गीकरण दिया हर्बर्ट हाइमन ने। और इनकी किताब का नाम? इनकी किताब है द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस। और इन्होंने जिस समूह का प्रकार बताया वो है संदर्भ समूह या रेफरेंस ग्रुप। संदर्भ समूह मतलब वो समूह जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं। बिल्कुल। इस अवधारणा का विस्तृत अध्ययन एक और किताब में मिलता है, द अमेरिकन सोल्जर। इसे स्टाउफर और सुचमन ने लिखा था। लेकिन समाजशास्त्र में इस अवधारणा को स्थापित करने का श्रेय किसी और को जाता है ना? जी हाँ, समाजशास्त्र में इसे स्थापित करने का श्रेय रॉबर्ट के मर्टन और रॉसी को जाता है। उन्होंने इसे अपनी किताब द सोशल थियरी एंड स्ट्रक्चर में प्रस्तुत किया। अच्छा, तो मर्टन ने इस बारे में क्या कहा? मर्टन ने 2 प्रकार के समूहों का उल्लेख किया। एक, सदस्यता समूह। सदस्यता समूह मतलब वो समूह जिसके हम सदस्य हैं। सही। और दूसरा, गैर सदस्यता समूह। वो समूह जिसके हम सदस्य नहीं हैं पर बनना चाहते हैं। और जब हम किसी गैर सदस्यता समूह के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, मतलब उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, तो उसका एक कारण होता है। क्या कारण होता है? मर्टन उसे कहते हैं सापेक्ष वंचना या सापेक्षहीनता। सापेक्ष वंचना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम उस समूह की तुलना में खुद को कम या वंचित महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास वो नहीं है जो उनके पास है। और इसी भावना के कारण
एक प्रक्रिया शुरू होती है। जी, उसे कहते हैं पूर्वाभासी या अग्रिम समाजीकरण। मतलब एडवांस में समाजीकरण। हाँ, उस समूह का सदस्य बनने से पहले ही हम उसके तौर तरीके, उसका व्यवहार, उसके मूल्यों को सीखने लगते हैं। अच्छा, तो इसके परिणाम क्या होते हैं? अच्छे या बुरे? दोनों हो सकते हैं। सकारात्मक परिणाम ये है कि इससे हमारी परिस्थिति में सुधार हो सकता है और सामाजिक गतिशीलता संभव है। मतलब हम समाज में ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं। और नकारात्मक परिणाम? नकारात्मक ये है कि कभी-कभी हम न तो अपने पुराने समूह के रह पाते हैं और न ही नए समूह में पूरी तरह शामिल हो पाते हैं। बीच में फंस जाते हैं। हाँ, ऐसी स्थिति में व्यक्ति संभ्रांत मानव या प्रतिपार्श्वक बन जाता है। अंग्रेजी में इसे मार्जिनल मैन कहते हैं। मार्जिनल मैन। तो एक बार इन तीनों शब्दों को फिर से साफ-साफ समझ लेते हैं। पहला, संदर्भ समूह। वो समूह जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं है लेकिन सदस्य बनना चाहता है। दूसरा, सापेक्षहीनता। जब कोई व्यक्ति या समूह किसी दूसरे की तुलना में खुद को हीन या कम समझता है। और तीसरा, अग्रिम समाजीकरण। जब कोई व्यक्ति किसी गैर सदस्यता समूह के आदर्शों और व्यवहार को पहले से ही सीखना शुरू कर देता है। बहुत बढ़िया। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। अब कुछ और छोटे-छोटे वर्गीकरण देख लेते हैं। जी, एक वर्गीकरण है परिस्थिति यानी स्टेटस के आधार पर। ये मिलर ने दिया था। इसमें कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। पहला, समस्तरीय समूह या क्षैतिज समूह, हॉरिजॉन्टल ग्रुप। इसमें क्या होता है? इसमें सभी सदस्यों का स्टेटस बराबर होता है, जैसे एक ही क्लास के सारे छात्र। और दूसरा? दूसरा है विषम स्तरीय समूह या ऊर्ध्वाधर समूह, वर्टिकल ग्रुप। इसमें सदस्यों का स्टेटस अलग अलग होता है। एक हायरार्की होती है, जैसे कॉलेज का स्टाफ, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, क्लर्क। ठीक है। एक और वर्गीकरण है सदस्यता के आधार पर। ये LF वॉर्ड ने दिया है। जी, इन्होंने भी 2 प्रकार बताए। पहला, ऐच्छिक समूह, वॉलंटरी ग्रुप। मतलब जिनकी सदस्यता हम अपनी इच्छा से लेते हैं। हाँ, जैसे स्कूल, कॉलेज या कोई क्लब। हम इन्हें छोड़ भी सकते हैं। और दूसरा प्रकार है अनैच्छिक या अनिवार्य समूह। इनवॉलंटरी ग्रुप। इनकी सदस्यता हमें जन्म से मिलती है और अनिवार्य होती है। हम इन्हें चुन नहीं सकते, जैसे हमारा परिवार, हमारी जाति या हमारा गांव। एक वर्गीकरण संख्या के आधार पर भी है। हाँ, ये जॉर्ज जिमल ने दिया है, बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर। उन्होंने 3 प्रकार बताए। मोनार्ड यानी एक व्यक्ति, डायार्ड यानी 2 लोगों का समूह, और ट्रायार्ड यानी 3 लोगों का समूह। अच्छा, और जॉर्ज हासन ने भी एक वर्गीकरण दिया है। जी, उन्होंने समाज के साथ समूह के संबंध के आधार पर 4 प्रकार बताए। समाज विरोधी समूह, असामाजिक समूह, छद्म सामाजिक समूह और समाज समर्थक समूह। ठीक है। अब एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर आते हैं, आभासी समूह या क्वाजी ग्रुप। ये अवधारणा बोटोमोरे ने दी है। ये क्या होता है आभासी समूह? ये एक ऐसा समूह है जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों समूहों की कुछ-कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। मतलब ये ना तो पूरी तरह प्राथमिक है, न द्वितीयक। सही। ये पूरी तरह से एक संगठित समूह नहीं होता, लेकिन इसके सदस्यों में कुछ समानताएं होती हैं। वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, पर उनमें कुछ कॉमन होता है। उदाहरण से समझाइए। जैसे एक ही आयु के सभी लोग, जी या एक ही लिंग के सभी लोग, जी या एक ही जाति, एक ही वर्ग के सभी लोग। जी। यहाँ तक कि भीड़ भी एक आभासी समूह है। अच्छा, तो वो एक दूसरे को जानते नहीं पर उनमें एक समानता है, इसलिए वो एक समूह है। एक आभासी समूह। एक पोटेंशियल ग्रुप। बहुत अच्छे। तो ये था सामाजिक समूहों के विभिन्न वर्गीकरणों का एक विस्तृत विश्लेषण। जी, हमने कूले, मर्टन, मिलर, वॉर्ड और सिमिल जैसे महत्वपूर्ण विचारकों के वर्गीकरण को समझा। तो अब एक क्विक रिवीजन हो जाए ताकि सब कुछ अच्छे से याद रहे। जरूर। तो संबंधों की गहराई के आधार पर वर्गीकरण किसने दिया? चार्ल्स कूले ने। प्राथमिक और द्वितीयक समूह। आकांक्षा के आधार पर? हर्बर्ट हाइमन और मर्टन ने। संदर्भ समूह। परिस्थिति यानी स्टेटस के आधार पर? मिलर ने। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर समूह। सदस्यता के आधार पर? LF वॉर्ड ने। ऐच्छिक और अनैच्छिक समूह। संख्या के आधार पर? जॉर्ज सिमिल। मोनैड, डायड, ट्रायड। और वो समूह जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों की विशेषताएं हों, उसे कहते हैं आभासी समूह, और ये अवधारणा दी बोटोमोरे ने। बहुत बढ़िया। इन सभी बिंदुओं और विचारकों के नामों को अच्छे से याद कर लेना चाहिए। ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।